डाइथाइलीन ग्लाइकोल, जिसको हम सिरप के अंदर देख रहे हैं आजकल। आप लोगों ने न्यूज चैनल पर देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम पर, आपने फेसबुक पर देखा होगा, बच्चों की काफी ज्यादा मृत्यु हो रही है। इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से केस स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये सिरप में कर क्या रहा है, आया कहां से, कौन चचा कौन ताऊजी लेकर आ गए इसको सिरप के अंदर, जिससे कि लोगों की मौत देखने के लिए मिल रही है। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा.24 चैनल पर, जहां पर मैं आपकी सारे फार्मेसी की पेपर की तैयारी कराता हूं, साथ साथ जितने भी करंट न्यूज़ होती हैं फार्मा से रिगार्डिंग, यानी कि मेडिसिन से रिगार्डिंग, सिरप से रिगार्डिंग, उन सबकी आपको करंट जानकारी देने की कोशिश करता हूं। और बच्चे, डाइथाइलीन ग्लाइकोल काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है। बेसिकली सिरप सब देख रहे हैं, सिरप के अंदर जो केमिकल कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड द डाइथाइलीन ग्लाइकोल, जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो मेन कंपाउंड है, ना कि खाली सिरप है ना। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि डाइथाइलीन ग्लाइकोल होता क्या है ना भाई। तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको डाइथाइलीन ग्लाइकोल के बारे में एक एक सच पता लग सके कि ये सिरप के अंदर कर क्या रहा है, क्यों बच्चों की मौत हो रही है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और ये किस तरीके से काम करता है, और ये आता कहां से है, लाया क्यों गया, और क्या क्या इसके सारे के सारे कंसर्न हैं, इसको काफी डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो डाइथाइलीन ग्लाइकोल है वो एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, ना कि कोई फार्मेसी से रिगार्डिंग, यानी कि दवाइयों का कोई केमिकल नहीं है, एक इंडस्ट्रियल केमिकल होता है। दूसरी बात, ये सबसे पहली बात कैसा होता है सर, इसका कोई रंग रूप नहीं होता, कलरलेस होता है, इसकी सर कोई महक नहीं होती, ओडरलेस होता है, थोड़ा सा सिरप लिक्विड जैसा ही होता है, क्योंकि ये स्वीट टेस्ट के अंदर होता है, और ये उसी की तरह ही थोड़ा सा बेसिकली सिरप लिक्विड के जैसा सा होता है। लेकिन ये ह्यूमंस के लिए हाईली टॉक्सिक होता है, इट इज द इंडस्ट्रियल केमिकल। यानी देखो बेटा, यानी अगर इसको मेडिसिन में गलती से डीईजी आ जाए, जैसे कि अभी हम आजकल सिरप के अंदर देख रहे हैं कि डीईजी आ गया है, अगर गलती से डीईजी आ जाए तो वो सीरियस पॉइजनिंग का काम करता है, यानी कि जहर का काम करता है, किडनी फेल हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, और यहां तक कि डेथ तक के रिस्क देखने के लिए मिलता है। बच्चा छोटा होता है, बच्चे की बात चलो बाद में करते हैं, हम पहले डाइथाइलीन ग्लाइकोल को ही कर लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से रिगार्डिंग चीज है। अब एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है C4H10O3, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो तो है 106.12 ग्राम पर मोल। दिखने में अगेन कलरलेस होता है, विस्कस होता है, स्वीट टेस्टिंग लिक्विड होता है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो बेसिकली मिसिसिबल होती है वाटर के साथ एंड अल्कोहल के साथ, दैट इज व्हाई ये हमारे सिरप्स के अंदर इजीली घुल जाता है। लेकिन ये हम एज अ एंटी फ्रीज, देखो बेटा, ये जो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एंटी फ्रीज होता है, ब्रेक फ्लूइड्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं भैया, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से है, और लुब्रिकेंट्स से इस्तेमाल करते हैं, और मेनली प्लास्टिसाइजर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। इट इज हाईली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड। तो ये दवाइयों में कर क्या रहा है, तो ये दवाइयों में आ कहां से रहा है भाई, फार्मास्यूटिकल रेलिवेंस क्या है इसकी सर, जब ये हम एज अ प्लास्टिसाइजर, सर ये तो बहुत ही हार्मफुल हुआ प्लास्टिसाइजर है, तो सर ब्रेक की फ्लूइड्स में इस्तेमाल हो रहा है, सर बाइक की ब्रेक, गाड़ी के जितने भी ब्रेक सिस्टम है, एंटी फ्रीज कंपाउंड है। सर ये दवाइयों में आया कहां से, आ क्यों रहा है, जिसकी वजह से इतनी डेथ देखने के लिए मिल रही है। तो बेटा उसके लिए आपको इसकी फार्मास्यूटिकल रेलिवेंस देखनी पड़ेगी कि ये दवाइयों में कर क्या रहा है। तो नॉर्मली मेडिसिन के अंदर डीईजी यूज नहीं होता भैया, क्यों लेकर आएंगे जब इतना हाईली टॉक्सिक है। लेकिन डीईजी कभी कभी कंटामिनेशन के फॉर्म में आता है, अडल्ट्रेशन, स्पूरियस, ये नाम आप लोगों ने बड़े आराम से सुने होंगे। तो यानी कि कंटामिनेशन के फॉर्म में आता है जब ग्लिसरीन के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए। अब दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ग्लिसरीन का काफी बड़ा रोल है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का बड़ा रोल है या नहीं है, या फिर पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल जो कि एज ए एक्सिपिएंट के तरीके से इस्तेमाल होता है। आप जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सर एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, सर एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हम एपीआई कहते हैं, यानी कि वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसकी अपनी कोई एक्टिविटी होती है, यानी कि ड्रग का कंपाउंड हुआ। साथ साथ अब इस खाली ड्रग तो काम करती नहीं, तो उसके साथ कुछ एक्सिपिएंट मिलाए जाते हैं, यानी कि 200 mg, 500 mg, 600 mg होता है, कितना इतना सा होता है। इसकी बल्क भी बढ़ानी है, इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ानी है, इसको काफी लंबे दिनों तक चलाना है ना, इसको किसी फॉर्म में भी डेवलप करना है, लाइक सिरप में, लाइक टैबलेट की फॉर्म में। तो इन सब की बल्क क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए, साथ साथ तुम्हारे डाइल्यूएंट्स, तो इस तरीके से हम एक्सिपिएंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी की फॉर्म में हम ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जिसको हम पीईजी कहते हैं। ये सब एक्सिपिएंट्स होते हैं, इन सब के अंदर गलती से कंटामिनेशन की फॉर्म में डीईजी आ जाता है, क्योंकि अगर ये अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, तो डीईजी इसके अंदर एज अ
अडल्ट्रेंट या फिर एज अ कंटामिनेशन की फॉर्म में आ सकता है, और इसकी वजह से क्या होता है मेरे बच्चे, अडल्ट्रेशन। तो ये अडल्ट्रेटेड मिलते हैं जब ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, तो उसकी वजह से डीईजी आ जाता है। यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरर, इसीलिए कहते हैं जो चीप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मेडिसिन नहीं खरीदनी चाहिए, बिकॉज ये पैसे बचाने के चक्कर में, अडल्ट्रेशन की वजह से भैया ये चीप तरीके से ग्लिसरीन को इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना भाई, चीप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें डीईजी मिला हुआ होता है, तो वो सिरप या फिर ओरल सॉल्यूशंस को डीईजी मिक्स कर लेता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल रही है, और ये केसेस उसी की वजह से देखने के लिए मिल रहा है। अब सर आ गया, सर भाई साहब डीईजी आ गए दवाई के अंदर, सिरप के अंदर आ गए, तो करेंगे क्या? सबसे पहले नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि तुम्हारे किडनी को डैमेज करेंगे। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इन द सेंस इज द किडनी डैमेज। एंड व्हाट अबाउट द न्यूरोटॉक्सिक, जो कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। क्लियर? देन भैया अभी कैसे कैसे काम करते हैं, चार शब्द आपको यहां पर मिल होंगे। सीएनएस यानी कि ब्रेन पर, तो यानी कि हेडेक, डिजीनेस, कोमा, ये कॉमन सिम्टम्स है। किडनी में अगेन एक्यूट रीनल फेलियर कर देगा। मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जीआई ट्रैक्ट के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये आपको दिखने के लिए स्टार्टिंग हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, सर देखिए किसी चीज की छोटी सी जो है डोसेज फॉर्म होती है, यानी कि जो कितनी क्वांटिटी में अगर बॉडी के अंदर जा रहा है जो कि वो हार्मफुल बेसिकली हो सकता है, तो दैट इज द फैटल डोज, जिसको हम मानते हैं 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर ले रहे हो तो दैट इज द फैटल डोसेज। यानी कि अगर 70 किलो का एक अडल्ट है, उसमें 70 ml तक अगर जा रहा है तो वो लीथल हो सकता है। तो लीथल डोज कितनी हुई सर, 70 केजी के अंदर 70 ml, यानी कि 1 ml पर केजी के हिसाब से अगर बॉडी के अंदर जा रहा है, दैट इज द लीथल डोसेज। अब जितनी ज्यादा कंटामिनेशन होगी उतनी ज्यादा लीथल डोसेज चली जाएगी और वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब बच्चे छोटे ही होते हैं, बच्चों का वजन कम होता है, तो इसलिए बच्चों पर थोड़ा सा असर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अभी पहले इसको जानते हैं कि सर ये क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सर ये किस तरीके से जो है टॉक्सिसिटी को फैलाता है। सबसे पहले सर डीईजी बॉडी में जाकर मेटाबोलाइज होता है ना सर। अगेन हमने पढ़ रखा है एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो बच्चे डीईजी बॉडी में जाकर मेटाबोलाइज होता है बाय द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। भैया एक बात याद रखनी है हमको यहां पर कि ये मेटाबोलाइज होता है किसके द्वारा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि क्या बनाता है, टॉक्सिक मेटाबोलाइज, जैसे कि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, 2 हाइड्रोक्सी इथोक्सी एसिटिक एसिड एंड डाइग्लाइकोलिक एसिड। अब ये 2 टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं, जब ये बन जाएंगे तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स और तुम्हारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, रीनल फेलियर करते हैं, साथ साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इससे होता है, जो कि काफी हाईली टॉक्सिसिटी को कोज कर इंसान की मृत्यु तक करा देता है। अब सर ये तो हम केसेस देख रहे हैं आज की तारीख के अंदर, सर भैया इससे पहले भी मेजर ट्रेजेडीज पहले भी हो चुकी हैं और काफी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, यानी कि 100 से भी ऊपर डेथ देखने के लिए पहले मिल चुकी है। 1937 के अंदर यूएसए के अंदर एलेक्सिर, खाली इंडिया नहीं है भैया, यूएसए में भी हुआ था लेकिन काफी पहले हुआ था, अब तो भैया इंडिया ही सबसे ऊपर चल रहा है। एलेक्सिर सल्फानिलमाइड ट्रेजेडी हुई थी, डीईजी के इस्तेमाल से एज अ सोलवेंट इस्तेमाल करा गया था, 105 डेथ हुई थी। साथ साथ 1990 के अंदर भी इंडिया के अंदर, हरियाणा, बिहार के अंदर कंटामिनेटेड ग्लिसरीन कफ सिरप्स के अंदर पाया गया था 90s के अंदर, तब भी 30 के आसपास मृत्यु हुई थी। 22-23 के अंदर गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून, ये सब आपने देखा होगा, जो कोविड वाला फेज चल रहा था उससे जब खत्म हुआ था, तो इंडिया का ही जो कफ सिरप था उसके अंदर भी डीईजी ईजी कंटामिनेशन पाया गया था। हाईली स्ट्रिक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 100 से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई थी भाई, विदेश के अंदर भी इंडियन लोगों ने ये करा था, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो ये बनाया गया था डीईजी उसके अंदर भी पाया गया था। अगेन यही है, तो यही रीजन है जो WHO प्लस सिडस्को ने शेड्यूल एम रिवाइज किया। अगली वीडियो में मैं आपको शेड्यूल एम के रिवाइज शेड्यूल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो नया शेड्यूल एम आया है इसके अंदर क्या क्या जो है वो सुधार करे गए हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कापा वगैरह को और भी ज्यादा टेस्टिंग स्टैंडर्ड को क्या क्या स्ट्रिक्ट करे गए हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड विद मी, ठीक है। चलिए देन बात करते हैं डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन की। अब देखो सर इसको टेस्टिंग मेथड कौन से हैं, पहचानते कैसे हैं सर, इसके अंदर डीईजी आ गया, तो सर उसके लिए सबसे पहले आता है गैस क्रोमेटोग्राफी। सो जीसी से हम पता लगा सकते हैं, दूसरे नंबर पर एचपीएलसी से पता लगा सकते हैं, यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से। तीसरे नंबर पर आती है तुम्हारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ग्लिसरीन और जो तुम्हारा पीईजी यानी कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एक्सिपिएंट्स में जो डीईजी ईजी कंटामिनेशन चेक करने के लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी ये माने जाते हैं। दूसरी बात, बच कैसे सकते हैं, क्योंकि ये तो बाद की बातें हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमेशा से पढ़ते हैं, तो डीईजी ना आ जाए।
सबसे पहले तो यार एक ही बात है कि हम कंटामिनेशन ग्लिसरीन का इस्तेमाल ना करें, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल ना करें, यानी कि एक्सिपिएंट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं विद द एपीआई वो ऐसे हो कि जो इसको कंटामिनेट ना करें। तो रॉ मटेरियल जो कि हम ग्लिसरीन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ला रहे हैं, सबसे पहले उसको ही टेस्ट कर लो। टेस्ट कैसे करेंगे मैंने आपको मेथड्स बता दिए, इनकी मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, जीसी कैसे काम करता है, एसपीएलसी कैसे, आईआर कैसे, इन सब के पीक्स के बारे में भी सब कुछ मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन कर रखा। किसी को वो पढ़ना हो तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर कैसे टेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द रॉ मटेरियल एंड ओनली फार्मा ग्रेड एक्सिपेंट का ही इस्तेमाल करो। भाई देखो फार्मेसी सिंपल सी बात है, दवाइयों की बात है, दवाइयां सीधा सीधा ह्यूमन बीइंग लेते हैं, यानी कि भाई लेते तो एनिमल्स भी हैं लेकिन हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। सो फार्मा बेसिकली जो है ह्यूमन से डील कर रहा है, बेसिकली लाइफ से डील कर रहा है, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, फार्मा ग्रेड के एक्सिपेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, पैसे के लालच से थोड़ा सा बचना चाहिए। तीसरी बात, वेंडर क्वालिफिकेशन सिस्टम मेंटेन करो कि किससे परचेज कर रहे हो। एंड सबसे मेन बात सीओए यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ द एनालिसिस एंड वेरीफाई करो बैच नंबर 4 की क्या वो उसी बैच का है, कंटामिनेशन है या फिर नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए टॉपिक हो जाता है। एंड सबसे लास्ट रेगुलेशंस की बात करते हैं। आफ्टर गैम्बिया इंसिडेंट, जो मैंने अभी आपको एक इंसिडेंस बताया, उसके बाद सिडिस्को ने वैसे ही स्ट्रिक्ट अलर्ट इशू कर दिया था कि सारे ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, तो तुम्हें एक चीज देखने के लिए मिल रही होगी कि एक्सिपिएंट के अंदर भी ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की वजह से, वो भी उसके एडल्ट्रेशन की वजह से, वो भी उसके कंटामिनेशन की वजह से डीईजी आ रहा है। ये कहीं से उड़कर कोई चाचा नहीं डालकर चले गए, या कि कोई चिड़िया आई और डीईजी डालकर चली गई दवाइयों के अंदर और सिरप्स के अंदर और बच्चों की डेथ हो गई। नहीं भाई, हमें एक ही चीज समझ में आ रही है कि ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो होते हैं वो कंटामिनेशन अगर ले लेते हैं तो उसकी वजह से डीईजी आ जाता है। तो शेड्यूल एम रिवाइज करा गया 2023 के अंदर, जिसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और डब्ल्यूएचओ ने भी ग्लोबल अलर्ट को इशू किया है फॉर द ओल कफ सिरप्स विद कंटामिनेशन। एंड कापा लिंक अगर मैं इसको करना चाहूं तो डीईजी कंटामिनेशन केस में यूज होता है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सारे के सारे कापास को पढ़ाऊंगा, शेड्यूल एम को पढ़ाऊंगा डिटेल में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो बच्चों के लिए क्यों खतरनाक है, सबसे मेन मुद्दा था ये, है ना भाई। डेथ किसकी हुई, बच्चे की हुई, बच्चों की डेथ हुई। तो बच्चों में सबसे बड़ी बात क्या है, देखो यार बच्चों का ना बॉडी वेट कम होता है, अब डोज का इफेक्ट उतना ही हाई होगा। तो डीईजी की टॉक्सिक डोज हमने क्या देखी थी, 1 ml पर केजी बॉडी वेट, यानी कि एक एडल्ट की 70 केजी के अंदर लीथल डोज जो थी वो 70 ml थी। लेकिन बच्चा सिर्फ 10 से 15 केजी का होता है, उससे छोटा भी हो सकता है, बट एक नॉर्मल बात कर रहा हूं तो बच्चा 10 से 15 केजी का होता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 ml का सिर्फ ही लीथल हो सकता है। तो लीथल टॉक्सिक डोज जो हो गई वो बच्चे के लिए 10 से 15 ml की हो गई। अब यानी डोज बच्चों में प्रोपोर्शनली ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई इसके जो केसेस हैं वो बच्चों के अंदर ज्यादा लीथल होते हैं, जिससे कि बच्चों की डेथ सबसे ज्यादा देखने के लिए आज की तारीख के अंदर मिल रही है। दूसरे नंबर पर इमैच्योर किडनी। अब बच्चों का जो रीनल फंक्शन है वो फुली डेवलप नहीं होता, यानी कि जो बच्चे हैं उनका जो रीनल फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है। अब बीज जो मेटाबोलाइज होता है वो किडनी में ही होता है, सबसे बड़ी बात ये है ना भाई। अभी मैंने आपको पढ़ाया था है ना एडीएम में। सो बेसिकली जब डी जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है किडनी के अंदर। अब जब टॉक्सिक मेटाबोलाइज, जैसे कि जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था आपको, डाइग्लाइकोलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, अब ये जितने भी ये तुम्हारे टॉक्सिक कंपाउंड से दो, ये किडनी ट्यूब्यूल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, यानी कि अगेन किडनी फेलियर यहां पर देखने के लिए मिलता है, और बच्चों के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलता है क्योंकि इमैच्योर किडनीज हैं। तीसरे नंबर पर इमैच्योर लीवर मेटाबोलाइज। अब लीवर एंजाइम्स बच्चों में अभी फुली एक्टिव नहीं होता, तो डीजी का मेटाबोलाइज स्लो होता है। अब टॉक्सिक कंपाउंड बॉडी में लॉन्गर एक्टिविटी के लिए सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से सीएनएस और मेटाबॉलिक इफेक्ट बढ़ जाता है, एंड अगेन टॉक्सिसिटी को ज्यादा कोज करता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर डेथ तक होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि सारे ही सिस्टम को जो है खराब कर देता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, है ना। देन इसके बाद बात करते हैं हम यहां पर स्वीट टेस्ट। भैया सबसे बड़ी बात, ओवर कंजप्शन इसलिए होता है क्योंकि डीजी का टेस्ट स्वीट होता है, तो बच्चे ज्यादा सिरप को कंज्यूम कर लेते हैं एक्सीडेंटली, क्योंकि मीठा होता है, मिठास ज्यादा होती है, तो बच्चे की एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होती है। भाई देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम केस स्टडी ही पढ़ रहे हैं तो बच्चे वैसे ही सिरप से दूर भागते हैं, बट इसकी मिठास ज्यादा होती है तो बच्चा इसको थोड़ा सा ज्यादा लेने की कोशिश करता है, गलती से ज्यादा ले लेता है, या फिर मिठास से हम भी ऐसा करते हैं कि बच्चे को जब हम सिरप दे रहे होते हैं, अगर बच्चा उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा होता है तो हमको भी लगता है कि चल यार पी रहा है तो थोड़ा सा और दे देते हैं, तो उस मिठास की वजह से ओवर कंजप्शन भी हो जाता है। तो डीजी का जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, बच्चे ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं एक्सीडेंटली या फिर हमारी वजह से, तो डोज एक्सीडेंटली ओवरडोज में चली जाती है, जिसकी वजह से अगेन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, अगेन जो लीथल डोज है वो फिर बढ़ जाती है, और बच्चे का जो सिस्टमेटिक है
सिस्टम है वो अगेन दोबारा से खराब हो जाता है। अगेन इसकी जो सिम्टम्स है वो हमको वैसे दिखने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि जीआई, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, देन उसके बाद वॉमिटिंग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, किडनी के अंदर यूरिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, रीनल फेलियर, सीएनएस ब्रेन, तो कोमा, सीजर्स, ये सब कुछ बन सकता है। एसिडोसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब भैया एक पॉइंट आता है, व्हाई डिड इट लीड टू द डेथ स्पेसिफिकली इन द बच्चे। तो बच्चों को अगेन क्या क्या समझ में आया, लो बॉडी वेट होता है, स्मॉल वॉल्यूम, हाई कंसंट्रेशन इफेक्ट, इमेच्योर ऑर्गन्स होते हैं लाइक लीवर, लाइक किडनी, जिसकी वजह से पुअर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, एक्सीडेंटली ओवरडोज मैंने आपको बताया, रैपिड प्रोग्रेशन, अगेन किडनी के फेलियर एंड सीएनएस का कोलैप्स हो जाना। तो अगेन ट्रीटमेंट डिले, बच्चों में अर्ली सिम्टम्स स्टबल होते हैं, हमको नहीं समझ में आता, बट डॉक्टर को भी कई बार नहीं समझ में आता कि ये सब क्या हो रहा है, एकदम से डीईजी दिमाग में नहीं आता, दैट इज वाई वो और ज्यादा केसेस बिगड़ते चले जाते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है, मिठास के चक्कर में हम और ज्यादा पिलाते चले जाते हैं। तो ऐसा ही सब कुछ देखने के बाद जो है बच्चे को जो है वो काफी हार्मफुल जो है वो हो जाता है, एंड अगेन टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है, एंड एट लास्ट बच्चे की जो है वो डेथ देखने के लिए मिलती है। सो ये था सब कुछ डीईजी के बारे में, ठीक है। अगेन हमें एक ही चीज समझ में आई कि हर मीठी चीज अच्छी नहीं होती, ठीक है, हर स्वीट टेस्टिंग सिरप जो होता है वो अच्छा नहीं होता, उसके अंदर डीईजी भी हो सकता है, ठीक है। सो ये था सब कुछ डीईजी के बारे में मेरे भाई, है ना, ये सब कुछ था डीईजी के बारे में। और अगली क्लास के अंदर हम रिवाइज शेड्यूल एम के बारे में बात करेंगे, तो आगे से इसको देखना, ठीक है। दूसरी बात, केस स्टडीज हमारे सारे पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये करंट ओरिएंटेड टॉपिक था तो काफी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। हो सकता है यहां से क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर, अगेन जीपैट के अंदर, अगेन आपके एमसीआरई, आरआरबी फार्मासिस्ट, एंड आपके एमपी का जो अगेन ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो सिडिस्को की ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर तो वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सिडिस्को से ही रिलेटेड रेगुलेशंस हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ऑफ द शेड्यूल एम, है ना, रिवाइज शेड्यूल एम के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड दूसरे नंबर पर हम इसकी सारी गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।